हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल, वेलकम टू माय चैनल PYQs बाय TJ। हम आज क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी जो हमने शुरू किया था उसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 1 मार्कर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। मुझे उसमें बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला है, सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस है, इतना कि हम नया वीडियो शूट कर सकें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं सेकेंड वीडियो इन द सीरीज़, जिसमें हम आज 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर से रिलेवेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए तो देखते हैं हम आज का वीडियो। आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ज़रूर बताएं कि आपको यहाँ पर कितना अच्छा कंटेंट मिल सकता है। आप पुराने क्वेश्चंस को यहाँ से फॉलो अप लें कि कैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स किस तरीके से लिखे जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से सीरीज़ में। ये 2013 का क्वेश्चन है। 2013 में CBSE ने ऑल इंडिया में ये क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन 3 मार्क का है। क्वेश्चन है, आपको 2 पार्ट में पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया है derive an expression to find equivalent resistance of three resistors connected in series। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछा गया है find the equivalent resistance of the following circuit। आपको एक सर्किट गिवन है, उसका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, तो मैं आपके लिए सर्किट यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ बेटा कि किस तरीके से उन्होंने गिवन दिया हुआ है आपको। यहाँ पर ये रहा, यू कैन सी दिस थिंग। इनकी वैल्यूज दी हुई है 6 ओम, 10 ओम, 15 ओम और साथ में ये कनेक्टेड है आपकी किसी भी सेल से जिसका वोल्टेज है बेटा V। चलिए तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले पार्ट में पूछा गया है derive an expression to find the equivalent resistance of 3 resistors connected in series, और सेकंड आपसे पूछा गया है बेटा find the resistance of the following circuit, equivalent resistance of the following circuit। तो देखिए कैसे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। तो सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं बेटा, रिमेंबर वन थिंग, हम शुरुआत करेंगे ए पार्ट को। तो ए पार्ट में वी आर सपोज टू ड्रॉ द सिमेट्रिक डायग्राम वेदर दे आर आस्किंग और नॉट। उन्होंने पूछा हो या ना पूछा हो, आप जो शुरुआत करेंगे इस डेरिवेशन की वो हमेशा एक सिमेट्रिक डायग्राम बनाकर ही करेंगे। आपको यहां पर 3 रेजिस्टेंस का एक सिस्टम लेना है। तो आप लिखेंगे लेट R1, R2 and R3 are connected in series। ये आपने लिखा है यहाँ पर। बढ़िया सा एक डायग्राम बना के बताऊं उन्हें कि सीरीज आपको समझ आता है कि क्या होता है। देखिए आपने बनाया एक R1, इसके साथ एक सीरीज में R2, इसके साथ एक सीरीज में R3। आपको 3 ही रेजिस्टेंस का सिस्टम लेना है। हमने 3 ही रेजिस्टेंस का सिस्टम लिया है, R1, R2 एंड R3। इसे भी किसी एक सेल से कनेक्ट कर दो। ओके, अगर आपको बहुत ही अच्छा डिज़ाइन सा बनाना है तो एक की और लगा दो ताकि उनको लगेगा कि नहीं, यू आर नोइंग हाउ टू कंट्रोल अ सर्किट विद द हेल्प ऑफ अ की। ओके, ठीक है। नाउ अभी आप यहाँ पर देखेंगे R1, R2 और R3 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो मतलब अगर इस सेल से जो करंट जाएगा I करंट, वो R1, R2 और R3 तीनों के अक्रॉस सेम रहेगा। अरे समझ में आ रहा है बेटा? आप इसमें ये चीज समझ सकते हैं कि जो सीरीज है, सीरीज में करंट कभी डिवाइड नहीं होता, सीरीज में करंट हमेशा सेम होता है बेटा। ऑलवेज रिमेंबर, सीरीज की जब हम बात करेंगे तो रिमेंबर दिस थिंग, इन सीरीज करंट रिमेन सेम। इन सीरीज करंट रिमेन सेम बेटा, करंट रिमेन्स सेम। आप ये चीज याद रखेंगे, भूलना नहीं है। सीरीज में करंट कभी भी
आपका चेंज नहीं होता है, हर रेजिस्टेंस के पास सेम अमाउंट ऑफ करंट पहुंचता है। तो चलिए इसी को हम शुरुआत करते हैं। आप देखें यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस R1 रजिस्टर कितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस R1 रजिस्टर कितना होगा, तो आप लिखेंगे बाय ओम्स लॉ IR1, अरे यही होता है V इक्वल्स टू I इंटू आर। तो V वोल्टेज अक्रॉस R1, तो R1 के क्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हो तो I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ R1, तो I इंटू R1। R1 के क्रॉस करंट कितना है बेटा आपके पास में, R1 के क्रॉस करंट है I और उसका रेजिस्टेंस कितना है R1। तो उसी तरीके से आप ओम्स लॉ लगाइए तो वोल्टेज अक्रॉस R1 आ जाएगा V1 इक्वल्स टू IR1। सिमिलरली आप R2 के लिए भी दे सकते हो, तो सिमिलरली यू कैन राइट V2 इज इक्वल्स टू IR2 और V3 इज इक्वल्स टू IR3, ये लिख सकते हैं बेटा आप लोग। वोल्टेज अक्रॉस R2, वोल्टेज अक्रॉस R3, ये आपने लिखा। तो आपके पास में पूरे सर्किट में क्या आ गया, V2 इक्वल्स टू IR2, V3 आ गया IR3। ये आ गया आपके पास में वोल्टेज अक्रॉस R1, R2 एंड R3। अब आप देखिए यहां पर सप्लाई कितना हो रहा था, V। सप्लाई कितना हुआ बेटा, V, जो R1 के पास भी गया, R2 के पास भी गया और R3 के पास भी गया। मतलब आपने सप्लाई किया V, V1, V2 और V3 में डिवाइड हुआ है। तो व्हाट आई कैन से हियर, आप देखें ये इसका काम हो चुका है सर्किट का। हमने जो V वोल्टेज दिया था वो डिवाइड हुआ V1, V2 और V3 में। किसमें डिवाइड हुआ बेटा, V1, V2 और V3 में। V क्या डिनोट कर रहा है, V डिनोट कर रहा है द वोल्टेज ऑफ द होल सर्किट। तो हम यहां लिख सकते हैं I इक्वल्स टू द होल रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट, दैट इज योर इक्विवेलेंट। तो आपने लिखा I इंटू R इक्विवेलेंट। यहां पर V1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो IR1, V2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो IR2 और V3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो IR3। ओके, मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, V1 की वैल्यू यहां से लिखी, V2 की वैल्यू, V3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी। यहां पर जो V है दिस इज द वोल्टेज ऑफ द होल सर्किट। तो वोल्टेज ऑफ होल सर्किट इज करंट इन द होल सर्किट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट, जिसे हम इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो R इक्विवेलेंट आएगा आपके पास में, देखें आप लोग I कॉमन है, बाहर कर लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। बेटा आपने क्या लिखा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप देखें ये I और ये I कैंसल आउट होता है। आपके पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपके पास में, R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अलॉन्ग विद द सर्किट आपको इसे ड्रॉ करना है। आप इसमें V1 की वैल्यू निकालें, V2 की वैल्यू निकालें, V3 की वैल्यू निकालें। ये हमने ओम्स लॉ के थ्रू दिखा है। आप चाहें तो यहां पर मेंशन भी कर सकते हैं कि बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, ये आप लोग मेंशन कर देंगे तो और बढ़िया बात है ना। नहीं भी करते हैं तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, दे कैन अंडरस्टैंड इट कि आपने ओम्स लॉ यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो बाय ओम्स लॉ V1 इज इक्वल्स टू IR1। सिमिलरली आपने V2, V3 बताया। अब जो टोटल वोल्टेज सर्किट में जा रहा है वो V1, V2, V3 में डिवाइड हो रहा है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो V1, V2, V3 की, I कॉमन लो, कट जाएगा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट, B पार्ट की तरफ। ओके, अब B पार्ट आपसे क्या कहना चाह रहा है बेटा। ओके, अब आप देखिए B पार्ट आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब हमें बताइए कि इस पूरे गिवन सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा और क्या होगा। कैसे तो नहीं पूछा है, आपसे पूछा है क्या होगा, आप ये बता दीजिए। पहली चीज आपको पहचानना है कि क्या ये सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में। अभी मैंने आपको जो सर्किट डेरिवेशन हमने जो देखा उसमें तो ये चीज समझ में आ गई कि वो सीरीज अरेंजमेंट था। तो ऑब्वियसली क्या ये उसके जैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी फॉर अ कन्वीनियंट वे हम समझते हैं कि पैरेलल कैसे पता चलता है। तो देखिए करंट गया यहां से I करंट, ये गया I करंट। अब आप देखो यहां पर करंट इज ऑलवेज लाइक अ वाटर बेटा, जितने पाथ मिलेंगे वो हर पाथ से अपने आप को डिवाइड करता हुआ फ्लो कर जाएगा। अब यहां पर देखो इस जगह पर करंट को 3 पॉइंट मिल रहे हैं, एक इधर और एक इधर। मतलब करंट बोला मैं I1, मैं I2 और I3 में डिवाइड हो सकता हूं। मतलब करंट जब डिवाइड हो सकता है मतलब आपके जो रेजिस्टेंसेज हैं दे आर इन पैरेलल। तो आप यहां देखेंगे इन गिवन सर्किट
in given circuit resistances are connected in parallel, are connected in parallel. कैसे कनेक्टेड है बेटा वो? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. बिल्कुल आप अपनी जब भी आंसर लिखें, बोर्ड्स में हम लिखते हैं या अपने स्कूल एग्जाम में आप जब आंसर्स लिखेंगे तो ऑलवेज अंडरलाइन दी जो आप इन्फेसाइज करना चाहते हैं जिस पर्टिकुलर वर्ड को, जो यहाँ पर की वर्ड बोला जाए. तो देखो ये सारे कैसे हैं? पैरेलल. ये आपने फिगर आउट किया है तो इसे इन्फेसाइज करने में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. तो आप क्या करें, यहाँ पर पैरेलल को अंडरलाइन कर दें. ठीक है, पैरेलल को अंडरलाइन करेंगे तो एग्जामिनर को हाईलाइट होगा कि सीधा पैरेलल की तरफ बच्चे ने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि ये पैरेलल सर्किट है. चलिए आगे चलते हैं हम लोग. अब यहाँ पर हमें पता है कि फॉर पैरेलल R equivalent is given by 1 by R equivalent 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. क्या होता है बेटा? 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. क्या 1 by R4 भी हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था. जितने पैरेलल होंगे उतना हम 1 by करके सीरीज में लगाते जाएंगे, मतलब आगे इस कंटिन्यू इसे करते जाएंगे बेटा, है ना. चलिए आगे चलते हैं हम लोग. 1 upon R equivalent, 1 upon R1 की जगह क्या है बेटा? यहाँ पर 6 ओम, R2 की जगह कितना है? 10 ओम, और R3 की जगह है 15 ओम. चलिए अब आपको इसे सॉल्व करना आता है. आप यहाँ पर एलसीएम लें, एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करें. तो जब हम इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा? 1 upon R equivalent. देखिए एलसीएम क्या आएगा बेटा यहाँ पर? व्हाट वुड बी द एलसीएम हियर? 30 विल बी कमिंग द एलसीएम. तो देखिए आप 30 में लिख रहा हूँ यहाँ पर. ओके, तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो दिस वुड बी 5, 3 एंड 2. आप सॉल्व करते हैं 1 by R equivalent is equals to 10 upon 30. ओके, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो R equivalent कितना आएगा बेटा? देखिए 0 से 0 कटा, अब आपने इसका रेसिप्रोकल किया तो 3 ओम. ये कितना आ जाएगा बेटा? 3 ओम. ये रिमेंबर दिस थिंग कि मैंने क्या किया यहाँ पर, नेवर फॉरगेट दिस थिंग बेटा. हम जब कॉपी चेकिंग के लिए जाते हैं, आई हैव सीन दिस मिस्टेक्स, बच्चा बहुत बार ये गलती करता है, वो रेसिप्रोकल करना भूल जाता है पैरेलल सर्किटरी में. कभी नहीं भूलना है. डोंट रश टू योर आंसर, टेक योर टाइम, डू एवरी सिंगल स्टेप. सफिशिएंट टाइम में क्वेश्चन होगा, घबराने की जरूरत नहीं है. चलिए तो यहां पर हमने R इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल किया है बेटा, ये याद रखेंगे आप लोग. रेसिप्रोकल भूलना नहीं है इसे, है ना. रेसिप्रोकल वर्ड याद रखेंगे यहां पर. चलिए तो इस तरीके से आपके पास में बी जो पार्ट है हमारा क्वेश्चन का, उसका आंसर बाहर आता है बेटा. चलिए तो हम नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. इसमें मैं इसे रब कर देता हूं. अब आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने लिए ये क्वेश्चन को फिर से नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपने विद इन टाइम नोट नहीं किया है तो बेटा. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अब चलिए तो हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 जो हम देख रहे हैं 2012 में पूछा हुआ है. अगेन दिस इज अ 3 मार्क का क्वेश्चन बेटा. ये कितने मार्क का क्वेश्चन है? 3 मार्क का क्वेश्चन है. देखिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे जिससे आपका पूरा चैप्टर थोरली रिवाइज हो जाएगा. तो आप थोड़ा सा पेशेंटली आप देखें चीज़ों को कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आप पूरा देखेंगे कि पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो गया है, टॉपिक सारे कवर हो गए हैं. देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे आप, 3 पार्ट में क्वेश्चन को पूछा गया है. क्वेश्चन क्या है? डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ कंडक्टर. तो पहले पार्ट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पूछ ली गई है. तो हम इसका आंसर लिखते हैं बेटा. देखें आप लोग, सबसे पहले पार्ट का अगर हम आंसर की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है. तो देखिए डेफिनेशन क्या होगी बेटा? द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another. इसे क्या बोला जाता है बेटा? is called potential difference. in the points.
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट्स। चलिए ये तो हो गया, आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लिखेंगे, कोई मार्क नहीं कटेगा बेटा, 1 मार्क आपको इस पूरे डेफिनेशन का मिलने वाला है। अब आपको मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं कि देखिए किस तरीके से ये डेफिनेशन कहना चाह रही है चीज़ों को। आप आंसर में सिर्फ इतना ही लिखेंगे। अब आप समझने की कोशिश करिए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपके पास में कोई ए पॉइंट है और यहाँ पर कोई बी पॉइंट है, ठीक है बेटा। यहाँ पर एक ए पॉइंट है, यहाँ पर एक बी पॉइंट है बेटा। तो यहाँ से आप जब किसी भी, देखो आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास में एक चार्ज रखा था कहीं इन्फिनिटी पर, एक चार्ज रखा था कहीं इन्फिनिटी पर, उसको वहां से उठाकर आप लेके आए ए पॉइंट पर। तो आपने यहां तक आने के लिए कितना वर्क डन किया बेटा, WA वर्क डन किया। मान लेते हैं यहां तक आने के लिए आपने WA वर्क डन किया, तो उस पर वर्क डन करने पर आपको पोटेंशियल मिला VA। क्या मिला बेटा आपको, पोटेंशियल VA। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे तीनों चीजें तीनों टर्म एक दूसरे से रिलेट होगी। देखो बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आपको मैंने बोला कि ये बोर्ड है, इसे उठाकर कहीं और रख दो, तो क्या आप इसे लिफ्ट कर पाओगे? क्या आप मेरा दिया हुआ टास्क कंप्लीटली कर पाओगे? क्या मेरा दिया हुआ वर्क आपसे कंप्लीट होगा? तो दैट वुड बी योर पोटेंशियल। तो सीधी सी बात है यहां पर कि ये जो चार्ज है इसे उठाकर ए पॉइंट पर लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क करने का आपका पोटेंशियल होगा, दैट वुड बी द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सिमिलरली आप ए पॉइंट से उठकर जब बी पॉइंट पर जाओगे बेटा, आप ए पॉइंट से उठकर बी पॉइंट पर जाओगे तो दिस वुड बी WB वर्क डन। अब इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VB। कि भैया आपने एक स्टूडेंट को ए पॉइंट पर ये बोर्ड दे दिया कि जाओ अब तुम बी पॉइंट पर ले जाओ। अब क्या वो बी पॉइंट पर ले जाता है? अगर वो ले जाता है तो वो उसका पोटेंशियल है। तब आप देखिए आप दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस इज नथिंग बट आप लोगों के वर्क डन अपॉन चार्ज। किसके इक्वल होगा बेटा, वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब अगर मुझे आप दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देना है, V और A और B के बीच का, तो मैं लिखूंगा आप दोनों के वर्क का डिफरेंस किसे, चार्ज को लिफ्ट करने में। तो दैट वुड बी योर पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पॉइंट A और B के बीच के दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस। ओके चलिए, तो ये इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। ओके चलिए सेकंड पार्ट पर अब हम आते हैं बेटा कि सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसका आंसर किस तरीके से देंगे हम लोग। बी पार्ट की बात करते हैं। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। तो ये होता है बेटा आपके पास में वोल्ट मीटर। क्या होता है बेटा, ये वोल्ट मीटर। आपको सिर्फ नाम देना है तो हमने उसका नाम दे दिया, बट आई वुड सजेस्ट इट विल नॉट टेक एनी टाइम। आप सिर्फ इसे एक सिंबल डिनोट कर दें, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल पढ़ते ही हैं। तो आप सिंबल भी बना दोगे तो भी कोई हार्म नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप लिखें वोल्ट मीटर इस तरीके से। नाउ सेकंड पार्ट इन्होंने पूछा है हाउ इज इट कनेक्टेड, कैसे कनेक्ट किया जाता है सर्किट में। तो आप यहां लिखेंगे इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल इन द सर्किट, कनेक्टेड पैरेलल इन द सर्किट, पैरेलल इन द सर्किट। ये हो गया बेटा क्वेश्चन का आंसर कि ये पैरेलल कनेक्ट होगा। मैंने अगेन आपको बोला जो हाईलाइटेड वर्ड है, जो हमारा वर्ड है जिस पर एम्फेसाइज करना है, मेक एन अंडरलाइन। तो यहां पर आ जाएगा इट इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल इन द सर्किट। ये आपने आंसर लिख दिया बेटा। नाउ यू आर बी गेटिंग 1 मार्क फॉर द सेकेंड पार्ट ऑल्सो। चलिए अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ओके द थर्ड पार्ट देखेंगे। करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिस थ्रू अ सर्किट, a current of 2 ampere passes through a circuit for 1 minute। क्या हो रहा है बेटा, 1 मिनट के लिए पास हो रहा है। तो आप पहले क्वेश्चन में डेटा देखो क्या क्या गिवन है। 2 एम्पियर मतलब आपको करंट गिवन है 2 एम्पियर। आपको टाइम बोला है 1 मिनट। टाइम कितना आ गया आपके पास में, 1 मिनट। इमीडिएटली हम मिनट कहीं यूज ही नहीं करते, इमीडिएटली सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। 1 मिनट किसके इक्वल होता है बेटा, 60 सेकेंड्स के। चलिए इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट इज 3 वोल्ट, मतलब V की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 वोल्ट। ये गिवन है हमें। इन्होंने बोला है व्हाट इज द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज, तो W की वैल्यू निकालनी है बेटा आपको।
क्या निकालना है? यू आर सपोज टू कैलकुलेट द W। देखिए क्वेश्चन में कितने सारे जम्बल्ड वर्ड्स हैं, लेकिन डेटा बिल्कुल आपको दिख जाएगा चीखता हुआ कि मैं हूं, मुझे निकालो, मुझे सॉल्व करो, मैं गिवन हूं। तो आप देखिए 4 वर्ड हमारे लिए जरूरी थे। एक तो 2 एम्पियर 1 मिनट 3 वोल्ट वर्क डन। इसके अलावा क्वेश्चन में हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश थी। चलिए हमने क्वेश्चन को तोड़ दिया है, ये हमारा क्वेश्चन है एक्चुअल में। अब आप देखिए वर्क डन का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, जो वोल्टेज होता है वो किसके इक्वल होगा? वर्क इन ब्रिंगिंग द चार्ज, वर्क इन ब्रिंगिंग द चार्ज। तो हमने लिखा है यहां से। अब आप बोलेंगे सर वर्क निकालना है हमको, तो वो हो गया V इंटू क्यू। देखो आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। अब आप बोलेंगे सर अभी भी हमारे पास तो Q के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। तो अब आप देखेंगे सिंस Q की डेफिनेशन ही क्या होती है? Q की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ करंट क्या होगी बेटा? करंट इंटू टाइम। अरे Q की डेफिनेशन क्या लिखी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ करंट? करंट इंटू टाइम। तो अब आप देखिए वर्क किसके इक्वल आ गया बेटा? वोल्टेज करंट इंटू टाइम के। किसके इक्वल आया बेटा? वोल्टेज करंट इंटू टाइम के। अब आपको देखो वैल्यूज गिवन है, करंट की, टाइम की, वोल्टेज की वैल्यू रख दो। तो आप जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो आपके पास में वोल्टेज की वैल्यू कितनी है बेटा? 3, करंट की वैल्यू कितनी है? 2, टाइम कितना है बेटा? 60। आप यहां से इसको सॉल्व करें तो वर्क आएगा आपके पास में। देखिए वर्क कितना आएगा आपके पास में, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है बेटा? देखिए 3 2 6, 6 6 36, 360 जूल्स। वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा? ऐसा यूनिट 360 जूल्स। तो आप यहां पर आंसर में इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, हेंस 360 जूल ऑफ वर्क, 360 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज, इन ट्रांसफरिंग द चार्ज, इन ट्रांसफरिंग द चार्ज। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट होता है। आप इसे देखें, मैंने क्या किया मैं एक बार और बता देता हूं। आप पहले तो क्वेश्चन से डेटा एक्सट्रैक्ट करो। डेटा एक्सट्रैक्ट किया कि करंट है 2 एम्पियर, टाइम है 1 मिनट, मिनट को सेकंड्स में यूज किया। हम मिनट यूज ही नहीं करते हैं कहीं भी, तो हमने इमीडिएटली उसको किस में कन्वर्ट कर लिया बेटा? हमने इमीडिएटली मिनट को कन्वर्ट किया सेकेंड्स में। अब आप देखें वोल्टेज भी आपको गिवन है 3 वोल्ट। अब आपको वर्क का फॉर्मूला पता है क्या? बिल्कुल पता है। बोलना सर हमें वर्क का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? तो हमने वर्क, वोल्टेज और चार्ज की रिलेशन निकाली, ये आ गई हमारे पास में। नाउ व्हाट वी नो कि जो हमारे पास Q है वो किसके इक्वल होता है? I इंटू टी के। हमने Q की जगह यहां पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया बेटा? I इंटू टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मेरे पास V है, I है, T है, 3 है, 2 है, 60 है, क्योंकि वैल्यूज गिवन है। आप वैल्यू रखें, आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा, आप इसे नोट डाउन करें। चलिए बेटा तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 3 आज के वीडियो का। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स बेटा। ये 5 मार्कर क्वेश्चन है। अब आप देखिए, आपको लग रहा होगा सर 3 लाइन में क्वेश्चन है, 5 मार्क में पूछा हुआ है, कैसे हो सकता है? तो आप जरा ध्यान से क्वेश्चन को रीड करें। मैं आपके साथ रीड करता हूं क्वेश्चन को, आपको पता चलेगा क्वेश्चन में कितने सारे पार्ट्स हैं। आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में शुरुआत में देखिए फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज मेंट बाय द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मतलब रेजिस्टेंस की डेफिनेशन फर्स्ट पार्ट में। सेकंड, नेम एंड डिफाइन इट्स एसआई यूनिट, आपको इसकी एसआई यूनिट भी बतानी है और उसकी डेफिनेशन भी देनी है। थर्ड पार्ट, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, कि किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। हाउ इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर अफेक्टेड इफ इट्स लेंथ इज डबल एंड इफ इट्स रेडियस इज डबल। अब आप देखें तो क्वेश्चन में कितने पार्ट्स है बेटा? 1 2 3 और 4 5, 5 पार्ट्स हैं। हर पार्ट का आपको 1 मार्क मिलने वाला है। देखिए समझ पा रहे हैं ना कि एक क्वेश्चन में कितने तरीके से उन्होंने चीजें पूछ ली हैं ताकि आपको 5 मार्क अवॉर्ड कर सके। तो हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट, डेफिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस बेटा। किससे शुरुआत करेंगे हम? डेफिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस से। हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बेटा। डेफिनेशन क्या होगी? देखिए आप रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, property of material by virtue of which it opposes
opposes the flow of current in the conductor. और सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ओके, इतना भी लिख सकते हैं आगे इन द कंडक्टर या इन द मटेरियल, जो आपको लगाना है आप वो लिख सकते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पर जो की वर्ड है या जो हाईलाइटेड वर्ड है वो होगा अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये वर्ड आपको लिखना है बेटा। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जिसके थ्रू मटेरियल अपने आप को, जो करंट उसके थ्रू से पास हो रहा है, उसके करंट जो उससे पास हो रहा है बेटा, उसे रोकने की, उसे अपोज करने की कोशिश करता है, और उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं, नेम एंड डिफाइन द एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट भी बतानी है, तो नेम एंड डिफाइन द एसआई यूनिट। तो आप देखो नाम क्या होगा इसकी, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। The SI unit of resistance is ohm, that is ओमेगा। कैपिटल ओमेगा से डिनोट किया जाता है बेटा, इसे कैपिटल ओमेगा से आप अच्छे से डिनोट करके बताएं। देखिए इस पूरे क्वेश्चन में रेजिस्टेंस जो आपका चैप्टर का टॉपिक है वो पूरी तरीके से कवर हो जाता है। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, पूरा एक टॉपिक रिवाइज हो रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है। तो यहाँ पर हमने लिखा है इसकी SI यूनिट है ओम। अब इन्होंने बोला है डिफाइन इट्स SI यूनिट, तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो यू कैन राइट द डेफिनेशन, 1 ohm is the resistance offered in the circuit when 1 volt of potential difference is applied in the circuit to give 1 ampere of current. One ohm is the resistance offered in the circuit when 1 volt of potential difference is applied in the circuit to give 1 ampere of current. तो देखिए आप यहाँ पर अगर डेफिनेशन लिख रहे हैं तो राइट द एक्सप्रेशन ऑल्सो दैट 1 ohm is equals to 1 volt upon 1 ampere बेटा। 1 ohm is equals to 1 volt upon 1 ampere। मतलब ये हुआ कि 1 ओम रेजिस्टेंस आपको ऑफर होगा सर्किट की तरफ से जब आप 1 वोल्ट की बैटरी से 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेंगे। चलिए इतना समझ में आया। तो ये आपका बी पार्ट भी कवर होता है यहाँ से क्वेश्चन का। हमने क्वेश्चन में क्या क्या कवर कर लिया कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बता दीजिए, उसके बाद में हमने बताया उसकी एसआई यूनिट, आप इसे भी अंडरलाइन करिए। जो हमारा यहाँ पर कैसा पार्ट होगा बेटा, यहाँ पर जो आपको एग्जैक्टली शो करना है एग्जामिनर को, तो आपने लिखा ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। उसके बाद में आपने डेफिनेशन लिखी, तो डेफिनेशन में आप ऑलरेडी 1 वोल्ट और 1 एम्पियर को मेंशन कर रहे हो तो उसे अंडरलाइन कर दो, 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर करंट। ओके चलिए तो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस। ओके आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं, हम अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करें। इन्होंने बोला है लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, ऑन विच द कंडक्टर डिपेंड्स। बेटा यहाँ पर सिर्फ लिस्ट करना है, लिस्ट करना है मतलब उसे डिस्क्राइब करने का कोई मार्क नहीं मिलने वाला। सो व्हाई टू वेस्ट द टाइम, आप सीधा सीधा इसमें सिर्फ लिस्ट आउट द फैक्टर्स जो उस पर डिपेंड कर रहे हैं। और अगर आपको फिर भी मान लीजिए फॉर अ रिकॉर्ड आपको चाहिए कि नहीं सर हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो आप मेरे पुराने वीडियो में देखिए, मैंने उसमें बढ़िया से डिस्क्राइब करे थे चारों फैक्टर, आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे कि किस तरीके से रेजिस्टेंस अपना बाकी चारों फैक्टर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ लिस्ट आउट करने हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस,
पहला फैक्टर है आपके पास में यहाँ पर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर दैट इज एल। सेकेंड है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ये भी आपके रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा, दैट इज ए से डिनोट होगा। ओके, द थर्ड थिंग नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इससे भी फर्क पड़ेगा बेटा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास में फोर्थ वन, यहाँ पर टेम्परेचर, द लास्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। कौन डिपेंड करेगा बेटा? टेम्परेचर। देखिए लेंथ बढ़ेगा, मैं फिर से बता देता हूँ, लिखना नहीं है आपको, सिर्फ लिस्ट आउट करना है। लिस्ट आउट करिए, छोड़िए, टाइम वेस्ट ना करें क्वेश्चन में। ऑलरेडी आपको 5 चीज़ें बतानी है, तो आपने यहाँ पर लिस्ट आउट किया लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर। नेचर, लेंथ कंडक्टर, लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मटेरियल कंडक्टिंग होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये सारी चीजें कैसे डिपेंड करती है आप प्रीवियस वीडियो में देखिए। अभी इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ लिस्ट आउट करना है, हम उतना ही करके इसे आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। हाउ इज द रेजिस्टेंस अफेक्टेड, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर अफेक्टेड इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड, इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड। ध्यान से समझेंगे आप, इसके अंदर 2 चीजें हैं। पहले लेंथ डबल हुई है, लेंथ इज डबल्ड, पहले वाले में क्या लिखा है? लेंथ इज डबल्ड, तो क्या होगा रेजिस्टेंस का? तो देखिए सिंस, आपको ऐसे लिखना है, सिंस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर अगर लेंथ डबल हुई है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट्स डबल्ड, रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट्स डबल्ड। मतलब जो नया रेजिस्टेंस है, मान लीजिए नया रेजिस्टेंस आर डैश है, आर डैश इज द न्यू रेजिस्टेंस। आर डैश क्या है आपके पास में बेटा? न्यू रेजिस्टेंस। ओके, एंड आर इज द प्रीवियस और इनिशियल रेजिस्टेंस। आर क्या है बेटा आपके पास में? इनिशियल रेजिस्टेंस जो पहले था। तो आप देखिए जो नया रेजिस्टेंस है वो पुराने वाले के डबल हो चुका है। वो क्या हो गया? पुराने वाले के डबल हो जाएगा। इतना याद रखना है आपको। आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि जो आर है और एल है वो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर लेंथ डबल होती है तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। चलिए बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके ए पार्ट नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं बेटा। देखिए बी पार्ट क्या कहना चाह रहा है आपको। बी पार्ट कहता है कि इफ इट्स रेडियस इज डबल्ड, अगर इसकी रेडियस डबल हो जाए तो क्या करेंगे हम? तो आप यहां लिखेंगे इफ रेडियस इज डबल्ड, रेडियस इज डबल्ड। अब आप बोलेंगे सर आपने अभी जो लिस्ट आउट करे फैक्टर्स उसमें रेडियस वर्ड तो था ही नहीं। तो आप देखें उसके अंदर क्या था? उसके अंदर एरिया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाला कैसे जाता है किसी भी वायर का? तो आप देखिए यहां पर लिखेंगे सबसे पहले, राइट इट डाउन, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर इज पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास में? रेडियस। आर क्या है बेटा आपके पास में? रेडियस। अब आपने रेडियस डबल कर दी तो देखिए एरिया कितना हो जाएगा। सपोज ए डैश इज द एरिया, हमने लिखा है यहां पर ए डैश इज द न्यू एरिया। तो आप देखें ए डैश कितना हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे आप। पाई आर की जगह क्या रखाएगा? अब डबल हो चुकी है, दैट इज 2r। तो आप जब इसे लिखेंगे तो दिस विल बिकम 4 पाई आर स्क्वायर, और यू कैन राइट ए डैश इज 4 टाइम्स ए। तो आप यहां पर देखिए जो न्यू एरिया है वो ओल्ड एरिया से कितना हो चुका है बेटा? ओल्ड एरिया से कितना हो चुका है? 4 टाइम्स बढ़ चुका है। अब आप यहां पर मेंशन करेंगे एरिया और रेजिस्टेंस की रिलेशन। सिंस रेजिस्टेंस इज
inversely related, inversely proportional to cross sectional area, inversely proportional to cross sectional area। इसका मतलब आपका जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। क्यों कम होगा भैया, आप बढ़ा क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। कैसे रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। तो आप लिखेंगे देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू। और डिक्रीजेस की जगह आप लिख सकते हो बिकम्स 1/4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। तो आप इस तरीके से लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकम्स 1/4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब आपके पास में जो नया रेजिस्टेंस है इस बार वो पुराने वाले का 1/4 टाइम हो चुका है बेटा। वो क्या हो गया है? पुराने वाले के 1/4 टाइम्स। ओके, तो आप जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते हो तो उसके स्क्वायर टाइम्स आपका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। इसे नोट डाउन करें आप लोग और देखें 5 मार्क के क्वेश्चन में कितनी सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। फिर अब हम नया क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। आइए बेटा, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ले रहे हैं, ये 2012 में भी पूछा हुआ है। ओके, 2012 में ये 5 मार्क में पूछा था, बट एक्चुअल में इसके जो पार्ट्स हैं, बी पार्ट, वो इंडिविजुअली आप देखिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये भी 3 मार्क में पूछा जा चुका है ऑलरेडी 2015 और 16 में बेटा। ये भी 2015-16 में 3 मार्क में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आप इसको देखेंगे, सी पार्ट आपको दिख रहा है, ये खुद भी एक 3 मार्क का क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। 2011 में, उसके बाद में 17 में, और उसके बाद में ये पूछा जा चुका है 18 में भी। ओके, और भी ईयर्स में ये पूछा जा चुका है। मतलब रिसेंट ईयर में 11, 17, 18 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 3 मार्क में, बट द कंबाइंड क्वेश्चन ये 5 मार्क में 2012 में पूछा गया था। तो आप देखिए इसके बी पार्ट और सी पार्ट भी कितने इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से समझ सकते हो क्वेश्चन से। देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें हमारी कवर होने वाली इस क्वेश्चन से, तो आपको सुनकर समझकर मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को। देखिए आप लोग, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर यूजिंग दिस ग्राफ। आपको इस ग्राफ को यूज करके रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ बेटा, V और I का ग्राफ है। तो आपको याद होगा V और I के ग्राफ से हम किस तरीके से रेजिस्टेंस दे सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहां से फ्रॉम VI ग्राफ रेजिस्टेंसेस। आप रेजिस्टेंस की वैल्यू देखें, दैट इज V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। आप बोलेंगे सर V2 V1 I2 I1 कैसे लेंगे? आप देखो ये वैल्यू दिख रही है बेटा आपको, दिस वुड बी योर I2, नहीं ये पोटेंशियल की है तो दिस वुड बी योर V2, दिस इज योर V1। चलिए अब आप देखें यहीं पर आपको अपना I1 भी मिल जाएगा और यहां पर आपको क्या मिलेगा? आपका I2। आप ग्राफ में देखें, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप बोले नहीं सर हमें तो नहीं लेना, तो आप तो ये V1 ले लो, ये V2 ले लो, ये V1 ले लो और ये I1 ले लो और ये I2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा बेटा। तो अब यहां पर हम देखते हैं V2 क्या है आपके पास में 2 वोल्ट, V1 कितना है आपके पास 0 वोल्ट, I1 कितना है 0 और I2 कितना है 0.1 और I1 कितना है 0। तो आप देखें R की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आपके पास 2/0.1। इस पॉइंट को हटाओगे तो इंटू 10 करना पड़ेगा आपको और R की वैल्यू आ जाएगी 20 ओम। R की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 20 ओम। तो रेजिस्टेंस यहां से आपने निकाला 20 ओम। आप बोल रहे हैं नहीं सर हमें तो आप बताइए उससे V1 V2 निकालो, आप तो ग्राफ में इसे V1 V2 ना लो, मतलब ओरिजिन को V1 और I1 वाली टर्म मत दो, आप तो सीधा वो बताओ। तो देखिए आप इन 2 वैल्यू से भी निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा। आपको मैं ये और करके बता रहा हूं बेटा, है ना, और कर रहा हूं मैं। देखिए आप, दिस इज V1 नाउ एंड दिस इज V2, दिस इज I1 एंड दिस इज I2, आंसर सेम आता है बेटा। देखें आप लोग, मैं सेम मेथड सेम फॉर्मूला आई एम यूजिंग हियर। V1 क्या है 2 और V2 कितना है 4, तो 4 - 2 अपॉन में
4 माइनस 2 अपॉन में, देखें आप लोग 4 माइनस 2 अपॉन में I1 कितना है 0.1, I2 कितना है 0.2, तो आप यहाँ लिखेंगे 0.2 माइनस 0.1। जैसे किसी को ओरिजिन नहीं समझ में आ रही कि सर ने जीरो वाला पॉइंट को कैसे कंसीडर किया हुआ है V1 I1, तो बेटर है आप इन दोनों को भी कंसीडर कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। मैंने और लगाया है, आप इसे और की टर्म्स में चाहे ऐसा करें या ऐसा करें, आंसर सेम आता है बेटा। 4 माइनस 2 2, 0.2 माइनस 0.1 अगेन 0.1, पॉइंट हटेगा इंटू 10, तो यहाँ से भी R की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 20 ओम। नाउ इट्स अप टू यू, आप इधर इन दो पॉइंट को लेकर करना चाह रहे हो या इन दो पॉइंट को लेकर करना चाह रहे हो, आंसर सेम आएगा बेटा। आर वी क्लियर? तो आप लोग इसे नोट डाउन करें, ए पार्ट को, हम बी पार्ट को डिस्कस करते हैं बेटा। चलिए बी पार्ट की तरफ चलेंगे हम लोग, मैं इसे हटा रहा हूं यहां से, ओके। आप लोग वीडियो पॉज करके ए पार्ट को नोट कर सकते हैं। चलिए बी पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। मैंने आपको बोला बी पार्ट इंडिविजुअली अपने आप में ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पर 5 मार्क को डिवाइड करना है ना मुझे, तो 5 मार्क किस तरीके से डिवाइड होगा बेटा, आप देखिए ये 1 मार्कर हो जाएगा आपका, और ये हो सकता है इसे हाफ मार्क में ही दे दिया जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसे हाफ मार्क दे दिया जाए। आप देखिए उसकी ज़रूरत ही नहीं है उतना नंबर देने की। यहाँ पर आपको 2 और 2.5 मार्क्स अवॉर्ड हो सकते हैं बेटा, यहाँ पर 2 और 2.5 मार्क्स मिल सकते हैं। दिस इज स्ट्रिक्टली ऑफ 3 मार्क बेटा, ये पूछा ही 3 मार्क के लिए जाता है, ये है ही नहीं 3 मार्क से कम के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो टीचर इसे 2.5 मार्क में डिवाइड कर पाएगा स्टेप वाइज में, लेकिन 2.5 से कम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर, पार्ट बी पर अगर हम आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है बेटा, ध्यान से देखें। हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। मेरे पास में एक 5 एम्पियर 220 वोल्ट की एक लाइन है, उसमें मुझे 176 ओम के कितने रेजिस्टर्स लगेंगे कि वो हमारी लाइन में एग्जैक्टली फिट बैठे। तो पहले तो आप देखो 5 एम्पियर 220 वोल्ट लाइन को रेजिस्टर की रिक्वायरमेंट कितनी है, उसको कितना रेजिस्टेंस चाहिए है, तो हम वो देखेंगे। तो देखें आप लोग, गिवन से शुरू करें। करंट है हमारे पास 5 एम्पियर की लाइन है और वोल्टेज है 220 वोल्ट का, तो हम यहाँ से रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं बेटा। ये क्या निकाल रहे हैं हम, रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, रिक्वायर्ड आर इक्विवेलेंट कितना रहेगा, टोटल रेजिस्टेंस ना, ये सर्किट में कितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड है, दैट वुड बी योर आर इक्विवेलेंट। तो आप देखें इसकी वैल्यू क्या आएगी, V बाय आई ओम्स लॉ से, दैट इज 220/5। कितना आएगा बेटा 220/5। इसे सॉल्व करके देखो आप, ये कितना आता है 44 ओम। कितना आ रहा है बेटा 44 ओम। तो आपको रिक्वायरमेंट कितने की है बेटा 44 ओम की। अब आप एक शॉपकीपर के पास गए, उसने बोला भैया मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 176 ओम के रेजिस्टेंसेज हैं, आप उससे 44 ओम बना लो। तो हम बोलेंगे सर हमें तो बनाना आता है क्या, बिल्कुल आता है बेटा। आपके पास इंडिविजुअल वैल्यू कितनी है 176, आपको उससे 44 की वैल्यू लगानी है, मतलब आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे। मान लो अगर सर्किट में नहीं भी गिवन होता कि पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है, तो भी हम बता पाते ये पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड और इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी है, इंडिविजुअल से कम है। इंडिविजुअल कितना है 176, ये कितना है 44, कम होता है बेटा 44 176 से। तो इसका मतलब आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कम लग रही है, मतलब आप सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस लगाओगे 176 के, वो सारे के सारे पैरेलल में लगने चाहिए। ठीक है, अभी तो चलिए मेंशन किया हुआ है कि इन पैरेलल। ठीक है, अब आपने उसको बोला कि चलो अब मुझे 176 ही दे दो, अब मैं क्या कर सकता हूं। तो अब वो बोलेगा कितने दूं, तो अब वहां पर आप एक पेपर लो, एक पेन लो, वैल्यू निकाल कर देखो कि मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है। दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इन सभी की वैल्यू सेम है, लेकिन कितने कनेक्ट करूं, कितने कनेक्ट करूं, तो आप लिखेंगे लेट n नंबर ऑफ 176 ओम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आपने पैरेलल में लगा दिए। आपने बोला सर यहाँ R1 R2 R3 नहीं लिख रहे हो आप, क्यों लिखेंगे बेटा, ये सब सेम है।
तो आप जब इनको ऐड करोगे तो 1/r इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा बेटा, ये सब ऐड होके आएंगे n/r। ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, n/r। आप बोले सर हमें तो नहीं समझ में आया n/r कैसे आएगा। चलो मेरी बात ध्यान से समझो, अगर ये 2 ही होते तो कितना लिखते तुम, 1/r प्लस 1/r, एलसीएम आता r, 1 + 1 2। चलिए 3 होते तो क्या लिखते, 1 + 1 + 1, रेजिस्टेंस के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो सेम ही रहेगा, तो 1 + 1 + 1 3/r। 4 होते तो 4/r, 5 होते तो 5/r। ऐसे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज हैं हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा n/r। चलिए अब r इक्विवेलेंट की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो 1/44। n हमें पता करना है, ये हमें पता है 176। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 176 डिवाइडेड बाय 44 इक्वल्स टू n। देखिए कितना आता है सॉल्व करने पर, 44 से आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो यू कैन सॉल्व इट बाय द 11 ओनली। तो 11 से अगर हम इसे देखिए 11 से डिवाइड हो रहा है ये 4 जा, और ये कितना आएगा 1 और 16, फिर ये भी 4 और ये 4, तो n आ गया आपके पास में 4 बेटा। तो आप अपने शॉपकीपर को बोलोगे कि भैया मुझे 4 176 ओम के रेजिस्टर्स दे दे, जिन्हें मैं पैरेलल में लगाऊंगा तो मेरी 5 एम्पियर 220 वोल्ट की लाइन का रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। देखिए बेटा आप कैसे किया है, मैंने एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं, ध्यान से समझिए। आपके पास एक लाइन है जिसमें करंट है 5 एम्पियर, वोल्टेज है 220 वोल्ट। अब आपने रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस निकाला इससे, क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों पता है, तो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है 44 ओम। यही रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस मतलब क्या कह रहा है कि पूरा सर्किट में सिर्फ 44 ओम रेजिस्टेंस होना चाहिए, हमें इतने की ही जरूरत है, यही हमारा इक्विवेलेंट वैल्यू है। तो मैंने आपको बोला कि जब आप 44 ओम का रेजिस्टेंस लेने गए दुकान पर, तो उसने बोला नहीं मेरे पास सिर्फ 176 ओम के ही रेजिस्टेंस हैं, आप एक काम करो इन सबको ले जाओ और पैरेलल में लगा देना, आपका काम हो जाएगा। तो आपने बोला कितने लेकर जाओ, तो उसने बोला मान लो आपको n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स 176 ओम के पैरेलल में लगाने हैं। तो पैरेलल में हमें ये पता है कि कैसे लगाया जाता है, 1/r इक्विवेलेंट, 1/r + 1/r + 1/r, ये चलता जाएगा कब तक, n नंबर तक। तो इन सबको ऐड करने पर आएगा n/r। अब आप यहां पर 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू रखो, r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी, 44। n हमें निकालना है, r पता है 176, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n की वैल्यू आ रही है 4, मतलब मुझे 176 के 4 रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है जो हमारी कंडीशन को फुलफिल करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन करें बेटा, मैं अगला पार्ट डिस्कस करता हूं आप लोगों से, ठीक है। चलिए ये पार्ट भी हमारा हो ही गया है ऑलमोस्ट, ग्राफ वाला पार्ट तो हमने डिस्कस कर ही लिया है बहुत अच्छे से, ठीक है, दोनों तरीके से मैंने आपको बता ही दिया। बी पार्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। नाउ वी आर लेफ्ट विद द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो 5 मार्कर क्वेश्चन में पूछा गया है ना। थोड़ा सा यहाँ पर रब हो गया है, आई गेस दिख रहा होगा आपको, फिर भी मैं डिक्टेट कर ही दूंगा। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, derive relation between power, potential difference and resistance। आपको पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच में आपको यहाँ पर रिलेशन निकालनी है बेटा। तो कैसे करेंगे, क्या होती है पावर, पहले ये समझते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट डू वी मीन बाय पावर बेटा, कि पावर होती क्या है। ओके मैं क्वेश्चन रब कर देता हूँ, क्वेश्चन रब कर देंगे, थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल जाएगा बेटा, है ना। हमें क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया है क्या करना है, हमें पावर को डिफाइन करना है, साथ ही साथ उसकी रिलेशन निकालनी है, किसके साथ, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के साथ। तो पहले हम पावर की डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा। व्हाट इज पावर बेटा, देखो बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई सी डेफिनेशन नहीं मिलने वाली आपको इसमें। पावर की डेफिनेशन एज इट इज आप लोग जो पढ़कर आए हैं वही होती है बेटा। यहां पर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं तो उसी के टर्म्स में लिखेंगे, द रेट ऑफ, टाइम रेट ऑफ, ऐसे लिखो, टाइम रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टाइम रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज द इलेक्ट्रिक पावर, इज द इलेक्ट्रिक पावर। बड़े फैंसी से वर्ड यूज किए हमने यहां पर,
बट सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम से आप पावर को डिफाइन कर सकते हैं। आप इस तरीके से लिख दीजिए उसे, पावर अपॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, ये लिखिए आप, या फिर आप इसे लिख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम। ये भी आपके पास में एक डेफिनेशन हो जाती है पावर की। चलिए, अब हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि आप यहां पर डिराइव करिए रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। तो देखिए, हमें इतना डिटेल इसे करने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा, वो वैल्यू रखो और टाइम से डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो देखिए हम कैसे करेंगे, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी क्या होती है बेटा, बाय जूल्स लॉ यू कैन राइट इट डाउन, I स्क्वायर RT किसके इक्वल होगी बेटा, I स्क्वायर RT के, है ना। यहां आप लिख सकते हैं सिंस बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आप ये लिख सकते हो, एनर्जी किसके इक्वल होती है बेटा, I स्क्वायर RT के। यहां से T और T को आपने कैंसिल आउट किया तो पावर आपके पास आ गई बेटा I स्क्वायर R। पावर कितनी आई आपके पास में, I स्क्वायर R। नाउ व्हाट यू नो बाय द ओम्स लॉ, आपके पास में जो V होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, I इंटू R के। V किसके इक्वल होता है, I इंटू R के। अब मुझे यहां से I हटाना है, V, R और P के बीच में रिलेशन लेनी है, तो मैं I की वैल्यू निकाल लेता हूं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से I की वैल्यू आ रही है V बाय R। अब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम ऊपर बेटा, वी आर सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू हियर। सो पावर कितनी आएगी आपके पास, देखिए पावर आ जाएगी आपके पास में यहां पर, ओके पावर कितनी आएगी बेटा आप लोगों के पास में, देखिए यहां पर। सो P इज इक्वल्स टू V बाय R का स्क्वायर इंटू R बेटा। मैंने जहां पर I था वहां पर V बाय R लिख दिया है, तो V बाय R का स्क्वायर इंटू R, तो पावर हो जाएगी आपके पास V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R। एक R से आप एक R कैंसल आउट कर दो तो आपके पास पावर बचती है बेटा V स्क्वायर बाय R। सिर्फ आपको इतना डेरिवेशन अभी इस हाल फिलहाल इस क्वेश्चन में करना था बेटा। मैं एक बार फिर बता देता हूं, आपने लिखा पावर की डेफिनेशन, पावर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से उसका फॉर्मूला लिखा I स्क्वायर R इंटू टी। यहां से T से T कैंसल आउट होता है, आपके पास पावर की वैल्यू आई I स्क्वायर R। अब आप ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हो, V इक्वल्स टू होता है IR। I की वैल्यू होगी V बाय R। I की वैल्यू क्या होगी बेटा, V बाय R। ये वैल्यू I की सब्सटीट्यूट करी जाए पावर में, यहां पर I की जगह पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो आपने यहां लिखना है, यू कैन सी, आप इसको लिख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो आप यहां लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। आपको समझ में आ गया सब्सटीट्यूट कर रहा है, एग्जामिनर को भी तो बताना है हमें, तो एग्जामिनर को बताया कि हमने फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे के अंदर सब्सटीट्यूट किया, मतलब I की वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट कर दी, तो यहां पर आ गया V बाय R उसका स्क्वायर। अब आप इसे सॉल्व करते हैं, V का स्क्वायर R का स्क्वायर, R कैंसल आउट होगा, पावर की वैल्यू आ गई बेटा V स्क्वायर बाय R। आपको रिलेशन बोली गई थी पावर, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच में, तो आप यहां पर इस रिलेशन को कंक्लूड कर सकते हैं, पावर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का भी क्या है बेटा, स्क्वायर। ये आपने इस तरीके से इसको और अच्छे से रिलेट करके दिखा दिया। 5 नंबर है बेटा, एक नंबर नहीं छूटना चाहिए हमारा, पूरे नंबर तोड़ने हैं हमें, कोई एक नंबर ना काट सके हमारा, तो ये पूरा ध्यान रखना है आपको। तो P की जगह लिखा पावर, V की जगह लिखा पोटेंशियल डिफरेंस, R की जगह लिखा रेजिस्टेंस। इतना समझ में आया है, आप वीडियो को पॉज करें, इसे नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ये बार बार देखने को मिल सकता है। देखिए, लिखें इसे बेटा। तो बेटा आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, हमने रेजिस्टेंस टॉपिक को कंप्लीटली रिवाइज भी कर लिया। कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने देखे जो बार बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी हैं। हम इसमें और एक और पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम और क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी पर डिस्कस करें। हम आगे और वीडियोस लाते रहेंगे, आप सब्सक्राइब करें
और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें बेटा। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होते जाएंगे उतना हमें भी मज़ा आएगा पढ़ाने में कि ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है। थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट। बाय।